तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ एओर्टिक आर्चेज इन वर्टिब्रेट्स। एओर्टिक आर्चेज वेंट्रल एओर्टा से निकलने वाली वो आर्चेज होती हैं जो शरीर को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती हैं और वेंट्रल एओर्टा को डोर्सल एओर्टा से मिलाने का काम करती हैं। ये जो एओर्टिक आर्चेज होती हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स चूंकि गिल ब्रीदर होते हैं, इसलिए इनमें ये एओर्टिक आर्चेज एफरेंट और इफरेंट में बढ़ जाती, किंतु हायर वर्टिब्रेट्स गिल ब्रीदर नहीं होते, इसलिए इन एओर्टिक आर्चेज में मॉडिफिकेशन हो जाता है। यदि हम इनका बेसिक प्लान देखें तो यदि नंबर के आधार पर देखें तो ये होती हैं 6 एओर्टिक आर्चेस। फर्स्ट आर्च होती है मैंडिबुलर आर्च, सेकेंड आर्च होती है हायर आर्च, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स होती है ब्रैंकियल आर्च। ये हार्ट है, हार्ट से वेंट्रल एओर्टा निकला और वेंट्रल एओर्टा से ये एओर्टिक आर्चेस निकली। तो ये बेसिक प्लान है एओर्टिक आर्चेस का। और टिपिकल वर्टिब्रेट्स में ये कितनी होती है? 6 पेयर होती है। एग्जाम्पल है हेक्सेंकस, है ना। किंतु हेप्टेंकस जो है वो 7 पेयर्स में पाई जाती है, शार्क हैं ये। और पेट्रोमाइजोन में 8 पेयर होती है, मिक्सिन में 6 पेयर होती है और एम्फियोक्सिस में 60 पेयर तक एओर्टिक आर्चेस होती हैं। यदि हम इवोल्यूशन देखें कि एओर्टिक आर्चेस में किस तरह से वर्टिब्रेट्स में इवोल्यूशन हुआ है, तो हम देखते हैं कि जैसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में एओर्टिक या लोअर वर्टिब्रेट्स में एओर्टिक आर्चेस की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया इनमें ये रिड्यूस होती चली गई, है ना। इनमें इनका नंबर कम होता चला गया। तो यदि हम बेसिक एक टिपिकल वर्टिब्रेट का स्ट्रक्चर देखें एओर्टिक आर्च का, तो ये है हार्ट, हार्ट से वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से ये एओर्टिक आर्चेस निकली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। फर्स्ट मैंडिबुलर, सेकंड हायर और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है ब्रैंकियल आर्च है। ये आर्चेस के बीच बीच में गिल्स पाए जा रहे हैं। तो गिल्स को ले जाने वाली, जो गिल्स में ब्लड को सप्लाई करती है, वो होती है एफरेंट आर्टरीज, और जो गिल्स से बाहर लेके जाती हैं जो कि डॉर्सो लेटरल या रेडियस एओर्टा में डालती है ब्लड को, वो कहलाती है इफरेंट आर्टरीज। और ये डॉर्सो लेटरल साइड पर डॉर्सो लेटरल एओर्टा या रेडियस एओर्टा बनाती हैं, तथा डॉर्सल साइड पर घूम करके ये डॉर्सल एओर्टा का निर्माण करती है। ये टिपिकल वर्टिब्रेट का स्ट्रक्चर है। अब यदि हम फिश में देखें तो फिश में फर्स्ट है इलास्मोब्रैंक, सेकंड है टीलियोस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि इवोल्यूशन के दौरान इनका नंबर में कमी आती जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे हायर कॉर्डेट्स पर जाते हैं तो ये उनमें कुछ जो हायर कॉर्डेट्स में जो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स रहते हैं उन्हें प्योर ब्लड की आवश्यकता होती है और ब्लड का मिक्सिंग भी नहीं होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स में। तो इसलिए तो अब हम देखते हैं फिश इलास्मोब्रैंक और टीलियोस्ट में क्या स्थिति है। तो इलास्मोब्रैंक में हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट आर्च है ये रिड्यूस हो जाती है, जबकि टीलियोस्ट में फर्स्ट आर्च और सेकेंड आर्च दोनों ही रिड्यूस हो जाती है। यदि एफरेंट और इफरेंट के नंबर को देखें तो इलास्मोब्रैंक में एक ही एफरेंट होती है लेकिन दो इफरेंट पाई जाती है। एफरेंट इम्प्योर ब्लड को लाती है, लंग्स में डालती है, और लंग्स से प्योर ब्लड दो इफरेंट के द्वारा बाहर जाता है ना। ये एओर्टिक आर्चेस डॉर्सो लेटरल या साइड पर मिल करके डॉर्सो लेटरल एओर्टा या रेडियस एओर्टा बनाती है। तो टीलियोस्ट में दो आर्च रिड्यूस हुई है, फर्स्ट मैंडिबुलर और सेकंड हायर आर्च रिड्यूस हो गई है। अब हम डिप्नोई पे आते हैं। तो डिप्नोई में हम एफरेंट और इफरेंट का यदि कंडीशन देखें तो एक एफरेंट और दो इफरेंट होती है। डिप्नोई में यदि हम स्थिति देखें, चूंकि यहाँ पर एयर ब्लैडर का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, यह एयर ब्लैडर लंग्स के समान रचना है, ना कि लंग्स। तो यहाँ पर देखिए ये हार्ट, हार्ट से निकला वेंट्रल एओर्टा, पहली और दूसरी और दूसरी एओर्टिक आर्च रिड्यूस हो गई है। थर्ड आर्च और फोर्थ आर्च के बीच का कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन कहलाता है डक्टस कैरोटिकस, डक्टस कैरोटिकस। फिफ्थ आर्च बहुत ज़्यादा थिन हो गई है या रिड्यूस हो गई है।
सिक्स्थ आर्च के बीच से एक जोड़ी आर्च निकलती है जो कहलाती है पल्मोनरी आर्च। इसी पल्मोनरी आर्च के बेस और रेडियस एओर्टा, डोर्सोलेटरल एओर्टा के बीच का जो भाग रहता है वो कहलाता है डक्टस आर्टीरियोसस या डक्टस बोटेलाई। पल्मोनरी आर्च के बेस से लेकर के रेडियस एओर्टा या डोर्सोलेटरल एओर्टा के बीच का भाग ये कहलाता है डक्टस बोटेलाई। यहाँ पर अधिक विकसित होता है क्योंकि यहाँ पहली बार डिप्नोई में पल्मोनरी आर्च का डेवलपमेंट होता है। तो जब गिल ब्रीदर होती हैं तो एफरेंट और इफरेंट के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है और ये एक बाईपास रास्ता बन गया है जिससे कि एयर ब्लैडर को भी ब्लड सप्लाई होता है डिप्नोई में। अब डिप्नोई के बाद में हम जब एम्फीबिया में आते तो एम्फीबिया में यदि हम यूरोडेला को देखें तो यूरोडेला में एक्सटर्नल गिल्स और लैंग्स दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो यूरोडेला में हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखते हैं कि एक्सटर्नल गिल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्सटर्नल गिल के कारण एओर्टिक आर्चेस जो हैं एफरेंट आर्टरीज के द्वारा गिल्स को ब्लड देती है और इफरेंट के द्वारा गिल्स से ले जा करके फिर रेडियस एओर्टा या डोर्सोलेटरल एओर्टा में डालती है। यहाँ भी वही स्थिति है, फर्स्ट आर्च रिड्यूस है, सेकेंड आर्च रिड्यूस है, थर्ड और फोर्थ के बीच का कनेक्शन डक्टस कैरोटिकस कहलाता है और फिफ्थ आर्च जो है वो लगभग ख़त्म हो गई है और जो सिक्स्थ आर्च है उसके मध्य से पल्मोनरी आर्च निकलती है और पल्मोनरी आर्च के बेस और रेडियस एओर्टा के बीच का जो डक्टस बोटेलाई वाला एरिया है वो थिन हो जाता है। तो इस प्रकार से डक्टस कैरोटिकस थर्ड और फोर्थ के बीच का कनेक्शन डक्टस कैरोटिकस थिन होता है, फिफ्थ आर्च थिन हो जाती है और डक्टस बोटेलाई भी थिन हो जाता है। ये जो डक्टस बोटेलाई है ये भी थिन हो जाता है। यूरोडेल के बाद में यदि हम एडल्ट स्टेज देखें तो यहाँ पर एक्सटर्नल गिल्स खत्म हो गए हैं। तो फर्स्ट आर्च रिड्यूस है, सेकेंड आर्च रिड्यूस है, थर्ड फोर्थ के बीच का कनेक्शन डक्टस कैरोटिकस बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, फिफ्थ आर्च थिन हो जाती है और सिक्स्थ आर्च में पल्मोनरी आर्च और रेडियस एओर्टा के बीच का जो पोर्शन होता है डक्टस आर्टेरियोसस, ये डक्टस आर्टेरियोसस भी थिन हो जाता है एडल्ट स्टेज ऑफ यूरोडेला में। अब हम आते हैं फ्रॉग पर, एन्यूरा है ना, ऑर्डर एन्यूरा। फ्रॉग में आते हैं तो फ्रॉग में हम देखते हैं कि यहाँ पर वेंट्रल एओर्टा जो है ये वेंट्रल एओर्टा निकला है हार्ट से, ये हार्ट है, हार्ट से वेंट्रल एओर्टा निकला है और वेंट्रल एओर्टा से एओर्टिक आर्चेस निकली है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट आर्च और सेकेंड आर्च तो खत्म हो गई है, थर्ड और फोर्थ के बीच का कनेक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड खत्म हो गई हैं, थर्ड और फोर्थ के बीच का ये कनेक्शन जो है ये डक्टस कैरोटिकस कहलाता है। फिफ्थ आर्च भी यहाँ पर थिन हो गई है और सिक्स्थ आर्च जो है, सिक्स्थ आर्च का जो पल्मोनरी आर्च के बेस से लेकर के सिक्स्थ आर्च में पल्मोनरी आर्च के बेस से लेकर के रेडियस एओर्टा या डोर्सोलेटरल एओर्टा के बीच का कनेक्शन जो कि डक्टस बोटेलाई कहलाता है ये भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। डक्टस बोटेलाई ख़त्म हो गया है, डक्टस कैरोटिकस ख़त्म हो गया है और फिफ्थ आर्च पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। तो जब डक्टस बोटेलाई ये वाला ख़त्म होता है डक्टस आर्टेरियोसस या डक्टस बोटेलाई, तो थर्ड आर्च तो सिक्स्थ आर्च जो है वो सेपरेट हो जाती है। जो सिक्स्थ आर्च होती है सिस्टेमिक आर्च, तो ये सेपरेट हो जाती है। इसी तरह से फोर्थ आर्च भी सेपरेट हो जाती है क्योंकि बीच का जो कनेक्शन है ये ख़त्म हो गया है ये। तो सिक्स्थ आर्च भी सेपरेट हो जाती है और घूम कर डॉर्सल साइड पर जाकर के डॉर्सल एओर्टा बनाती है। थर्ड और फोर्थ के बीच का कनेक्शन खत्म होने के कारण थर्ड आर्च फ्री हो जाती है और कैरोटिड बनाती है, कॉमन कैरोटिड। और फोर्थ आर्च जो है वो सिस्टेमिक आर्च बनाती है। इसी प्लान को मैंने हार्ट में बताया है यहाँ पर, हार्ट के डायग्राम में, कि हार्ट से एओर्टिक ट्रंक निकलती है और इस एओर्टिक ट्रंक का दो भाग में विभाजन होता है और फिर यह ब्रांच में बढ़ती है। तो यहाँ पर एओर्टिक ट्रंक से जो निकलती है, जो हेड तरफ जाती है वो कैरोटिड होती है और ये थर्ड आर्च को रिप्रेजेंट करती है।
सिस्टेमिक आर्च जो कि घूम करके डॉर्सल साइड पर जाती है और डॉर्सल एओर्टा बनाती है, ये फोर्थ आर्च होती है। और पल्मोनरी आर्च सिक्स्थ आर्च होती है यहाँ पर। एनुरा फ्रॉग के बाद में यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाई है। अब हम आते हैं रेप्टाइल पर। तो रेप्टाइल में जो है वेंट्रल एओर्टा आधारी भाग से तीन भागों में चिर जाता है। ये देखिए डायग्राम। वेंट्रल एओर्टा जो है आधारी भाग से तीन भागों में चिर जाता है। दो भाग राइट साइड को ज्वाइन करते हैं और एक भाग जो है वो लेफ्ट साइड को ज्वाइन करता है। तो और ये जो वेंट्रल एओर्टा का भाग है ये इनॉमिनेट कहलाता है और ये इनॉमिनेट से ही कैरोटिड निकलती है। ये जो कैरोटिड है ये थर्ड आर्च को रिप्रेजेंट कर रही है। इनॉमिनेट वेंट्रल एओर्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ बीच का जो कनेक्शन था वो खत्म हो गया, थर्ड और फोर्थ के बीच का कनेक्शन खत्म हो गया। और सिस्टेमिक आर्च दोनों तरफ पाई जा रही है। फोर्थ सिस्टेमिक आर्च राइट साइड से निकलने वाली आर्च लेफ्ट को घूमती तो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, और लेफ्ट साइड से निकलने वाली जब राइट को घूमती है तो राइट सिस्टेमिक आर्च कहलाती है। और दोनों डॉर्सल साइड पर जा करके मिल जाते हैं और डॉर्सल एओर्टा बनाते हैं। तो यहाँ रेप्टाइल में जो एक मुख्य बात है वो ये है कि रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में फोरामेन ऑफ पेनेजा पाया जाता है। फोरामेन ऑफ पेनेजा। तो यहाँ पर हार्ट के अंदर ब्लड का मिक्सिंग होने लगता है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है रेप्टाइल में। किंतु क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल में हार्ट कंप्लीट होता है, लेकिन जो सिस्टेमिक आर्च है, ये जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है और ये राइट सिस्टेमिक आर्च है, जो लेफ्ट से निकल करके राइट में घूमी है तो राइट सिस्टेमिक आर्च, और राइट से निकल करके लेफ्ट में घूमी है तो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च। इन दोनों सिस्टेमिक आर्च के जंक्शन पर फोरामेन ऑफ पेनेजा पाया जाता है। अब जो कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि सांप और छिपकली है, उनमें ये डक्टस कैरोटिकस अवशेषी रूप में दिखाई देती है। जबकि कुछ स्नेक जो हैं, सॉरी, कुछ कछुआ और स्फिनोडॉन जो है, कुछ रेप्टाइल जो हैं जैसे कि कछुआ और स्फिनोडॉन, तो यहाँ पर डक्टस आर्टेरियोसस के अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं ना। ये पल्मोनरी आर्च से देखिए यहाँ डायग्राम में, ये यहाँ पर ना पल्मोनरी आर्च फ्री हो गई और इस तरह से फोर्थ आर्च भी फ्री हो गई, बीच का कनेक्शन खत्म हो गया। तो यहाँ पर फ्रॉग में भी इसी तरह से ये जो कनेक्शन है ये खत्म हो जाता है और ये आर्च फ्री हो जाती है। और वेंट्रल एओर्टा चूंकि यहाँ पर आधारी भागों से चिरा हुआ है, इसलिए दो भाग राइट को ज्वाइन करते हैं, एक भाग लेफ्ट को ज्वाइन करता है। इसके बाद में हम आते हैं बर्ड्स पे और मैमल्स पे। तो बर्ड्स में हार्ट है, हार्ट से वेंट्रल एओर्टा निकलता है, लेकिन बर्ड्स और मैमल्स में वेंट्रल एओर्टा दो भागों में बढ़ जाता है, टू पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो एक पार्ट जो है वो राइट साइड को ज्वाइन करता है और दूसरा पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड को ज्वाइन करता है। तो जो राइट साइड को ज्वाइन करता है वो इम्प्योर ब्लड लंग्स को लेकर के जाता है और ये भाग कहलाता है पल्मोनरी आर्च, जो कि सिक्स्थ आर्च को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड में, चूंकि हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, तो यहाँ से निकलती सिस्टेमिक आर्च लेफ्ट से निकलती है और राइट साइड में घूम करके फिर डॉर्सल एओर्टा बनाती है। तो यहाँ पर राइट सिस्टेमिक आर्च होती है बर्ड्स में। और साथ ही जो राइट सिस्टेमिक आर्च है, इससे लेफ्ट सबक्लेवियन निकलती है, लेफ्ट सबक्लेवियन निकलती है, जो कि फोर्थ हाफ ऑफ द एओर्टिक आर्च को रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ हाफ ऑफ एओर्टिक आर्च इसको रिप्रेजेंट करती है, फोर्थ हाफ ऑफ द एओर्टिक आर्च को लेफ्ट सबक्लेवियन।
और ये जो इनोमिनेट है, इनोमिनेट वास्तव में वेंट्रल एओर्टा का पार्ट ही होता है जो अवशेषीय ऑर्गन के रूप में होता है, और इस इनोमिनेट से कॉमन कैरोटिड निकलती है, और ये कॉमन कैरोटिड थर्ड आर्च को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मैमल्स में थोड़ा सा चेंज आता है, वो ये होता है कि यहाँ जो सिस्टेमिक आर्च है वो राइट साइड में निकलती लेफ्ट से है। सिस्टेमिक आर्च जो है डॉर्सल एओर्टा बनाती है, और डॉर्सल एओर्टा पूरी बॉडी को शुद्ध रक्त की सप्लाई करता है। तो यहाँ पर ये जो है ये लेफ्ट से निकल करके मैमल में लेफ्ट में ही घूम जाती, जबकि यहाँ पर लेफ्ट से निकल करके राइट में घूमती है। जब राइट में घूमती है तो इसका नाम राइट सिस्टेमिक आर्च रखा जाता है, और यदि ये लेफ्ट में घूमी है तो ये लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च होती है। तो मैमल्स में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च होती है, और दूसरा जो है वो पल्मोनरी आर्च होती है, जो कि लंग्स को अशुद्ध रक्त देती है और फिर वहाँ से शुद्ध रक्त ले जा करके लेफ्ट ऑरिकल में डालती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है उससे एक वेन निकलती, एक आर्टरी आर्च निकलती है। ये आर्च कहलाती है सब क्लेवियन आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरी जो है वास्तव में फोर्थ आर्च को रिप्रेजेंट करती है, फोर्थ हाफ ऑफ द सिस्टेमिक आर्च होती है। इसी से निकलता है इनोमिनेट, जो कि वेंट्रल एओर्टा को रिप्रेजेंट करता है, और इनोमिनेट जो है वो इससे एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड बनते हैं। तो ये मैंने डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर नोट्स भी दे दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आप लोगों को अवश्य दूंगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।